गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी और उसमें भी रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं। आज का सेशन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, जो बेसिक अकाउंटेंसी में नॉलेज लेना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट के लिए आज का जो सेशन है काफ़ी रिलेवेंट है। और जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पे मैं डिस्कस करवाऊंगा। तो आज हम लोग डेबिट क्रेडिट का कुछ सीक्रेट रूल्स जो है, जो सीक्रेट चीज़ें हैं उस पर फोकस करेंगे। जैसे मैं डेबिट को डीआर में क्यों बोलता हूँ, क्रेडिट को मैं सीआर क्यों बोलता हूँ, जबकि डेबिट में नहीं कहीं आर का इस्तेमाल है, नहीं क्रेडिट में आर का इस्तेमाल है, फिर भी हम लोग डेबिट को हम लोग डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को हम लोग सीआर बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डीआर जो आया है, डीआर, ठीक है, जिसको हम लोग डेबिट को हम लोग डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को शॉर्टकट हम लोग सीआर बोलते हैं और अकाउंटेंसी में इस्तेमाल भी की जाती है। और अक्सर इस अकाउंटेंसी में डीआर ही लिखा जाता है और क्रेडिट की जगह पे सीआर ही लिखा जाता है। ऐसा क्यों, खुद सोचिए। क्योंकि डेबिट में कहीं पे आर नहीं आ रहा है और क्रेडिट में कहीं पे भी आर नहीं आ रहा, फिर भी हम लोग डीआर फॉर डेबिट समझते हैं और सीआर फॉर क्रेडिट समझते हैं। हमेशा याद रखेंगे, जो डेबिट होती है हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को, और क्रेडिट बैलेंस जो होती है हमेशा हम लोग राइट साइड में हम लोग लिखते हैं। ये तो हम लोग समझते हैं। तो देखिए, डीआर जो आया, ये जो दोनों है इटालियन वर्ड से आया है, इटालियन वर्ड से आया है, ठीक है। इटालियन शब्द से आया क्या चीज, डीआर आया। इटालियन में डीआर मतलब कि यहां पे बोला जाता है डेवर। डेवर मतलब डेबिट जिसको हम लोग समझते हैं उसको डेवर बोला जाता था, ठीक है। और क्रेडिट जिसको हम लोग बोलते हैं सीआर, इसको क्रेडर बोला जाता था, क्रेडर, ठीक है। बातें समझ में आई। इसलिए देखिए, डी आर यहां से लिया गया जिसको हम लोग डी आर बोलते हैं, और यहां से सी आर लिया गया इसलिए उसको हम लोग सी आर बोलते हैं, मतलब क्रेडिट समझते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। डेबिट और क्रेडिट जो शब्द आई है वो कहां से है, इटालियन शब्द से आया है, जिसका मतलब डेबिट, डीआर का फुल नेम होता है डेबर और सीआर का मतलब होता है क्रेडर, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं रूल्स पर डेबिट क्रेडिट का एकदम सिंपल वे से, और ऐसा मेथड हम लोग आज सीखने वाले हैं जो बहुत कम हम लोग जानते होंगे शायद। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो भी आज का अच्छा लगेगा। तो अच्छे से देखेंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो इसका सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा और इजी वे से आप अकाउंटेंसी का किसी भी ट्रांजैक्शन को आप डेबिट और क्रेडिट कर सकते हो। एक बार मैं ऑन कैमरा फिर से देख ले रहा हूँ कि क्या आप लोग तक अच्छे से नीट और क्लीन दिखाई दे रही है। आई होप कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, और जिनको कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करेंगे। तो देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे डेबिट और क्रेडिट का जो रूल्स है, ठीक ना, हमेशा याद रखना है जो बिजनेस का अपना है उन सभी को हम लोग को डेबिट करनी है, और जो बिजनेस का नहीं है उसको हम लोग को क्रेडिट करना है। सर ऐसा कैसे हो गया, तो वही चीज़ को हम लोग समझना है। उसी चीज़ों को हम लोग को समझना है कि जो बिजनेस का अपना चीज़ें होती है उन सभी को हम लोग डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस का चीज़ें नहीं है, जो थिंग्स नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करने वाला है। यहाँ पे जो भी गोल्डन रूल्स है उन सभी रूल्स को धज्जियाँ उड़ जाती है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। गोल्डन रूल्स में हम लोग पहले स्टडीज कर चुके हैं। जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, आज उन सभी को अपने जगह पे छोड़ करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग समझते हैं। मान के चलिए कोई पर्सन है, मैं यहाँ पे एक पर्सन को बना रहा हूँ,
ठीक है, ये कोई पर्सन है, इसका नाम है एस.एन. गुप्ता, ठीक है, एस.एन. गुप्ता। एस.एन. गुप्ता जी क्या सोचते हैं, पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ें को समझते हैं कि आखिर होता क्या है, तभी तो हम लोग उस चीज़ को सोच करके ट्रांजैक्शन करते हैं और जर्नल एंट्री में हम लोग जर्नलाइज करते हैं, एंट्रीज को जर्नलाइज करते हैं जर्नल के माध्यम से। तो देखिए कोई एस.एन. गुप्ता जी है, वो सोच रहे हैं कि अपने एक बिजनेस होनी चाहिए और उससे क्या होगा, मैं बिजनेस से कुछ प्रॉफिट अर्निंग करूँगा, गेन अर्निंग करूँगा, जिससे क्या होगा, मेरा जीविकोपार्जन चलेगा। तो उन्होंने एक बिजनेस सेटअप किया, उस बिजनेस का नाम था, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उन्होंने एक बिजनेस, मैं इस तरह से एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ पिक्चर, ठीक है। इस बिजनेस के नाम है एस.एस. टेक्सटाइल, ठीक है, क्या समझे। एक एस.एन. गुप्ता जी है, उन्होंने सोचा कि मुझे एक बिजनेस करनी है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करनी है, बिजनेस एस्टेब्लिश करनी है, जिससे कि मुझे कुछ इनकम होगा, ठीक है, जिससे मेरा काम चल सके। तो उन्होंने सोचा और एक बिजनेस को स्टेबल कर दिया, जिसका नाम रखे उन्होंने एस.एस. टेक्सटाइल, ठीक है, समझिए बातों को। अब जैसे ये बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो इनको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें कैपिटल, ठीक है। जो भी ओनर होते हैं उनको ओनर के नाम के जगह पे क्या लिखा जाता है, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस जब ये स्टार्ट करेंगे तो ये कैपिटल, और कैपिटल जैसे देंगे तो बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैश। सपोज दैट मान कर चलिए इन्होंने 5 लाख रुपये से उन्होंने बिजनेस को स्टेबल कर दिए, एकदम इजी वे से समझिए। और ये भी आपको मान के चलना है कि एस.एन. गुप्ता जी जो बिजनेस को उन्होंने स्टेबल किया, ये मान कर चलिए कि इन्होंने एस.एस. टेक्सटाइल को तो स्टेबल कर दिए और उसको ये बता दिए कि तुम मेरा क्या हो, गुलाम हो। नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है। हाँ, गुलाम का सेंस ये कि तुम जो भी चीज़ करोगे वो मेरे फेवर में तेरे को करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप जो भी काम करेंगे और उस वर्क से जो भी आपको प्रॉफिट होगा, जो भी इवेंट होगा, वो मेरे को देना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो करना है बिजनेस में, बाइंग सेलिंग एक्सपेंस करना है, इनकर्ड, आपको रेवेन्यू रियलाइज करनी है और मेरे को लास्ट में तुम अपने को प्रॉफिट दे देना, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी का भी काम कर रही है, कि मतलब एस.एन. गुप्ता जी अलग है और एस.एस. टेक्सटाइल अपने जगह पे है, लेकिन ये बोला है कि तुम मेरा गुलाम हो, कि मैं जो कहूँगा वो तेरे को करनी है, प्रॉफिट होगा मेरे को देना है और लॉस भी होगा तो मैं ही सहन करूँगा, ठीक है। तेरे को अगर कोई नुकसान होगा तो मैं उस चीज़ को भरपाई करूँगा, क्योंकि प्रॉफिट मैं ले रहा हूँ तो नुकसान भी मैं ही सहूँगा, उस एक्सपेंस को मैं, उस लॉसेस को मैं कंपनसेट कर दूँगा। तो देखिए क्या होगा, जैसे एस.एन. गुप्ता जी बिजनेस स्टार्ट किए तो कैश उन्होंने लगाया बिजनेस में। अब जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उन्हें क्या खरीदना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो बिजनेस को रन करने के लिए उन्हें चाहिए। जैसे क्या क्या चाहिए, तो लैंड, ठीक है, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, ठीक है, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर, ठीक है, फिक्सचर चाहिए, etc. बहुत सारे चीज़ें चाहिए। मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ, इन सभी को मैं क्या बोलता हूँ, एसेट्स। ये क्या हुआ, एसेट्स है। मतलब बिजनेस को रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से या प्रोडक्शन के पर्पज से कुछ फिक्स एसेट्स परचेज करना पड़ता है, ठीक है। और साथ साथ उनके पास कुछ गुड्स लेना पड़ेगा, गुड्स परचेज करना पड़ेगा, जो परचेज अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। गुड्स परचेज करना पड़ेगा तभी उस चीज़ को वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये सारी चीज़ को परचेज कर लिया, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये तो प्रोडक्शन के पर्पज से और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से लिया गया है। क्योंकि हमेशा याद रखेंगे जो भी फिक्स एसेट्स होती है वो एक्विजिशन की जाती है फॉर प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, जो इन फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करेगी या सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे लैंड है जिसमें हम लोग रहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करती है, या उसको हम लोग रेंट पे लगा देते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होती है।
बिल्डिंग है उसमें भी यही है, मतलब लैंड है, लैंड बिल्डिंग, ठीक है, इसमें हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग के भी वही बात है। प्लांट, हमारे पास कुछ मशीनरी हो सकती है, यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मशीनरी की आवश्यकता पड़ता है, प्लांट मशीनरी को, जिससे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। फर्नीचर हो सकती है, फिक्सचर। तो ये सब जो एसेट्स है वो तो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ली गई है या तो वो प्रोडक्शन के पर्पस से, जो इन फ्यूचर में हम लोग क्या करती है, रेवेन्यू को जनरेट करती है। गुड्स है, ये परचेज हुआ स्टॉक के रूप में। अब देखिए क्या होगा, इसको फिर फर्दर प्रोसेसिंग किया जाएगा, गुड्स पे काम किया जाएगा, उसको सेल किया जाएगा। इन चीज़ों को देखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेंस इनकर्ड करना पड़ता है। जैसे हमें सैलरी पेड करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, रेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, ठीक है, ये एक्सपेंस हुआ। मैं एक बार फिर से पुनः ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ कि आप लोग तक क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ क्लियर दिखाई दे रही है। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकती है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकती है, वेजेज हो सकती है, बहुत सारे एक्सपेंसेज हो सकती है। मैं कुछ ही एक्सपेंसेज का मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। अब ये समझिए एसेट्स क्या हुआ, ये सारा जो भी चीज़ें बिजनेस का अपना है, मैं हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अपना है, ये भी इसका अपना है। ये जो खर्चा है ये भी उसका अपना है, ये भी अपना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, जैसे ही ये असेट्स को एक्वायर्ड करेगा, परचेज करेगा, उसके बाद उस पर एक्सपेंस इनकर्ड करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, वो फर्दर उस गुड्स को क्या करेगा, वो सोल्ड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, सेल करेगा, तो ये सेल्स होगा, इसमें से मैं परचेज को लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। एकदम बातों को एकदम अच्छे ढंग से समझिए, ठीक है। प्रॉफिट बोल सकते हैं या आप तो गेन बोल सकते हैं या कोई इनकम बोल सकते हैं, जो भी चीज़ जब ये फर्दर सेल करेगा तो अब समझिए ये सेल किसका है। जब ये सेल करेगा तो सेल क्या वो बिजनेस का है, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया था कि जो भी रेवेन्यू होगा किसका होगा, एसएन गुप्ता जी का होगा। क्योंकि एसएन गुप्ता जी ने स्टार्ट में ही बता दिया था एसएस टेक्सटाइल को कि तुम मेरा गुलाम हो, जो भी कुछ करोगे वो मेरे हित में करना है, और जो भी तेरे को प्रॉफिट होगा, तुम जो मेहनत करोगे उसके बदले जो कॉन्सिडरेशन आएगा वो तुम्हें मेरे को देना पड़ेगा। इसका मतलब ये बिजनेस का अपना नहीं है, ठीक ना। ये एक तरह से एसएन गुप्ता जी का है। तो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं, तो ये क्या होगा, दूसरे का है, दूसरे का, ठीक है। मतलब यूं कह सकते हैं कि अपना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट होगा वो भी एसएनजी को देना पड़ेगा, गेन होगा वो भी देना पड़ेगा, सेल्स कोई रेवेन्यू है वो भी उसको देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ सकती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकती है, ठीक है। मैं एक इनकम का कुछ ही पोर्शन लिखा, ये क्या हुआ, एक तरह से गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ या इनकम हुआ, ठीक है। ये इनकम का पोर्शन जितना भी हुआ किसका हुआ, दूसरे का, मतलब अपना नहीं है। ये बिजनेस का अपना नहीं है, ये ओनर को देना है, ठीक है, अपना नहीं है। कैश क्या है, इसका बिजनेस का अपना है। कैपिटल किसका, अपना नहीं है, ये दूसरे का है, क्योंकि ओनर जी का है, ये एसएन गुप्ता जी को रिप्रेजेंट कर। एकदम बातें को समझिए। उसके बाद क्या है कि बिजनेस में मुझे बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट हो। उसके लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, कुछ क्रेडिट पे परचेज करनी पड़ती है, कुछ लोन लेनी पड़ती है, कुछ बोरोइंग करनी पड़ती है, कुछ डिवेंचर्स इशू करनी पड़ती है, कुछ शेयर्स इशू करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके लिए उसे मान कर चलिए कुछ दूसरे से, जैसे मान कर चलिए क्रेडिटर्स हो सकते हैं, मतलब जहाँ से हम लोग उधार खरीदते हैं माल, ठीक है। उसके बाद वो तो ठीक है, क्रेडिटर हो सकता है, कोई लोन हो सकता है, ठीक है, बोरोइंग हो सकता है, ठीक है। इतना मोर देन सफिशिएंट है, जो भी लायबिलिटी होगा इसका आप समझ जाएंगे। ये बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ठीक है। लायबिलिटी क्या है, एक प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टू अनदर पर्सन, ठीक है। लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटी इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टू अनदर पर्सन, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन को रीपेमेंट किया जाता है, ये एक उत्तरदायित्व है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका मतलब तो ये भी हुआ कि एसएस टेक्सटाइल जी का इसका मतलब लायबिलिटीज भी नहीं है, दूसरे का, हाँ एकदम दूसरे का है, यानी कि अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, यानी कि दूसरे का है, ठीक है। अब देखिए इसी से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब देखिए जो भी इनकम है, जो भी एसेट्स, मतलब ये कि कंपनी में जो भी एसेट्स है, जो भी खर्चा है, वो सभी को सभी बिजनेस का अपना है। इसका मतलब अपना जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब अपना चीज़ घटेगा तो क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जब हमसे जुदा हो जाएगा तो मेरा अपना तो रहेगा नहीं, जब अपना रहेगा ही नहीं तो उसे मैं डेबिट क्यों करूँगा, मेरे को क्रेडिट करनी पड़ेगी। लायबिलिटीज़ में कुछ उसी बात है, उसी तरह से जैसे। तो अब मैं एक इक्वेशन क्रिएट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या समझे, बिजनेस में जो भी एसेट्स होती है, जो भी एक्सपेंसेज होती है, वो बिजनेस को अपना होता है, मतलब एसएस टेक्सटाइल जी का अपना होता है। और दूसरे का क्या हो सकता है सर, तो दूसरे का क्या होगा, लायबिलिटीज हो सकती है, इनकम हो सकती है, कोई गेन हो सकती है, कैपिटल भी दूसरे का, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये दूसरे का होता है। इसका मतलब अपना चीज़ बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट का एकदम इजी वे से समझने का एक तरीका है, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिससे कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। चाहे वो कॉमर्स नहीं भी पढ़ा होगा तो उसे भी ये समझ में आ जाएगा। सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज उसको समझ में होनी चाहिए, और एक्सपेंस कौन कौन सी है। तो देखिए इसी से मैं, चूँकि मैंने स्टार्ट में बताया था, जो भी चीज़ अपना है बिजनेस का उसे डेबिट करो, और जो दूसरे का है उसे क्रेडिट कर दो, ठीक है। हाँ सर, इसका मतलब ये बना कि यदि कोई एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसे मैं डेबिट करूंगा, और जब डिक्रीज होगा तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। फिर इसके रिस्पेक्ट में कोई लायबिलिटीज होगा, कोई इनकम होगा, ठीक है, और कोई कैपिटल होगा। ये इंक्रीज होगा तो सीआर होगा इसका, और डिक्रीज करेगा तो डीआर होगा। बातें समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से पुनः कैमरा को देख रहा हूँ, क्या आप लोग को समझ में आ रही है बात? एकदम आ रही है सर, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एकदम ईजी वे से समझनी है। सर एक दो जर्नल एंट्री बनाकर मुझे साबित कर दो। तो देखिए मान कर चलिए अगर कोई लैंड परचेज हुआ तो देखिए लैंड बढ़ेगा, इसका हम तो उसे डेबिट कर देनी है। जो भी एसेट्स, मैं सिंपल लिख देता हूँ, कोई भी उसमें से एसेट्स परचेज होगा तो एसेट्स क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, और उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, मेरे को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, कैश चला जाएगा। तो देखिए जब एसेट्स घटेगा तो सीआर होगा, तो टू क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। ये अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश पे परचेज हो रही है, यदि क्रेडिट परचेज हो रही है, उधार पे परचेज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डीआर। टू मान के चलिए राम से मैं परचेज कर रहा हूँ तो टू राम अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया हूँ क्रेडिटर क्या है, अपना नहीं है, दूसरे का है। तो राम क्या है, दूसरे का है, तो दूसरा क्या हुआ, लायबिलिटीज हुआ, ये बढ़ेगा तो सीआर कर देनी है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, एकदम सिंपल है। इन द सेम वे अगर बिक्री हुई तो बिक्री क्या है, इनकम है, या ये दूसरे का है तो दूसरे का चीज़ बढ़ता है तो सीआर होगा। उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जब मैं सामान बेचूंगा तो मेरे को क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश का कलेक्शन होगा, तो उस कैश को मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। अगर सामान सोल्ड हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू होगा आपको सेल्स अकाउंट, ठीक है। अगर ये कैश में बिक्री हो रही है तो यदि उधार बिक्री होती तो अगर मैं फिर राम से या श्याम से बेचता तो श्याम क्या होता, डेटर होता, डेटर बढ़ता, मतलब एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, तो डेटर अकाउंट डेबिट। और टू सेल्स इनकम है तो इनकम कोई दूसरे पार्टी का होता है, इसलिए मैं उसको क्रेडिट कर देता।
तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक जर्नल एंट्री का जो एक सिंपल जो सिस्टम था, मेथड था, आप लोग को भी एक इजी लगा होगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करेंगे कि आप लोग को कैसा लगा। यदि अच्छा लगेगा तो मैं इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा जिससे कि आप लोग को अकाउंटेंसी एकदम ईजी लगेगा। मैं एक बार और बता दूं, अपने चैनल के माध्यम से मैं अक्सर जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूं तो टैक्सेशन की होती है या फाइनेंस से संबंधित अकाउंटेंसी हो या तो कोई फिनेंशियल अकाउंटिंग हो या कोई 11th है, 12 है, बीकॉम है, एमकॉम हो या यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं या जो सिलेबस होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो को अपलोड करता हूं जिससे कि आप लोग को हेल्प हो सके। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे कि आज की क्लास कैसा था। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।